हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और कल हम आपका देख रहे थे आरंभिक कथन को हम लोग पढ़ रहे थे। ये आपका देख लीजिए, रसीदा का जो सवाल है ये हमने किसका चैप्टर शुरू किया था, कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या क्या पास्ट टाइम में हो रहा था, अतीत के बारे में हम क्या क्या चीज जान सकते हैं। कल हमने पढ़ लिया लोग कहाँ रहते हैं, तो कल हमने नर्मदा घाटी को देखा। लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू कहाँ किया, गेहूं और जौ की। तो कल हमने दो स्थानों को देखा। मैंने कल आपको दिखाया था सुलेमान की पहाड़ियां और किथर पहाड़ियां, मानव ने जहां पर सबसे पहले निवास करा। मैंने आपको नर्मदा घाटी बताया कि ये मानव का निवास स्थान था, जहां पर मानव ने आकर अपना रहना शुरू किया, अपना आवास उसने बनाया। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग आपका पढ़ चुके थे, देख चुके थे। कुछ बच्चों ने इसके नीचे तक भी पढ़ लिया था, शेष इसके आगे पढ़ेंगे। तो एक बार किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, एक बार मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ें। देख लिया? इतना हम लोग देख चुके थे। चलिए, तो वापस कहानी एक बार फिर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी शालदे, आप लोग पढ़ोगे बच्चे? माइक लेके कोई बच्चा आपका चैप्टर पढ़ेगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। माइक ऑन करें आप। सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक। आपको माइक को मुंह के पास रखना है और धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है ना? यस सर। चलिए, शुरू करें आप। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारों कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारों तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियां के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके सहायक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी इन राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्सों से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसी ऊंची पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती है। फिर भी यही यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाओं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। लोग
कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने खोजने की चाह में उत्सुक तावत भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? बैठ जाइए बेटे। जयेश शालदे, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, बैठ जाइए। जयेश शालदे, शाबाश। आ जाओ बेटा, पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए, माइक ले लें आप। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज विजय। विजय। विजय जी, ठीक है बेटा विजय, धीरे धीरे पढ़ेंगे, शुरू करें आप। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों इस आवागमन से ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। देशों के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस ने निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोश अथवा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी रीति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है से निकलता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पात्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। और कोई दूसरा बच्चा? सियाल दे, और कोई दूसरा बच्चा? सब पढ़ेंगे एक एक पैराग्राफ, सभी बच्चों से बात हो जाएगी इस बार। और कोई बच्चा बेटा? जैसे आपकी शालदे से सामने आइए, माइक आप कैमरे के सामने। हाँ, खड़ा कर दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, आप ही खड़े हो जाओ। जैसे शालदे, कोई और बच्चा खड़ा हो जाए बेटा, माइक लेकर बेटे,
आप खड़े हो जाइए। ये लड़की बैठी हुई बेटी एक आगे, बच्चे आप खड़े हो जाए। हाँ शाबाश, आप ही खड़े हो जाए बेटा। एक ही लड़की तो आपका बैठी दिखाई दे रही है जी, ऐसी आपका शाल दे में। आप ही खड़े हो जाइए बेटा, चैप्टर को पढ़िए। शाबाश। कोई नहीं, आप पढ़ लीजिए, जिसके हाथ में माइक है बेटा आप पढ़ लें। अगर ये बच्ची पढ़ना नहीं चाह रही, आप पढ़ लीजिए, आपके हाथ में माइक है। शाबाश, बहुत अच्छे, आप पढ़ लें। चलिए, आ रही है आवाज सर आपकी। हाँ शुरू करें, धीरे धीरे पढ़ना। इतनी वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी इसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः से पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इसमें भी कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलती है, जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों सहित अन्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों के अजित विजयों का लेखा जोखा करते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती है? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुओं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों क्षेत्रों का मूर्तियों क्या अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, मिट्टी तथा से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट। चाल दे, आप बैठ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अनीशा।
ठीक है बेटा निशा, बस आपको धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि बच्चे जो हैं आपसे छोटे हैं, ताकि वो आपको सुन पाए अच्छे से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, चलिए बेटा शुरू यस करते सर, हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। क्या पुरातत्विदों को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शाबाश जी से जयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बैठ जाइए। धन्यवाद बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। चलिए वेलकम। चलिए थोड़ा सा आप पीछे देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, हम कुछ क्वेश्चनों के साथ हमने अपने टॉपिक को शुरू किया था। पहला क्वेश्चन था, क्या हम पता लगा सकते हैं कल क्या हुआ था। तो हाँ, हमें पता लगा है कि हम कल क्या हुआ था इसके बारे में हम जानकारी जान सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हमारे पास मिले। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये भी हमें चीजें पता लगी कि हम ये तक पता कर सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के पशु पालते थे, कौन कौन सी कृषि करते थे, उनके पास वैज्ञानिक जीवन से जीने का ढंग था या नहीं, ये सब, इवन नाटक और उनके गीत तक के विषय में हम लोग जान सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि वो लोग कहाँ रहते थे। हमने ये भी पता कर लिया कि आपके नर्मदा नदी घाटी को पर मानव का पहला जो निवास है वो आपका बना, नर्मदा नदी को हमने देखा और संग्रहक था, ये खाने को वो आपका प्रिजर्व करता था। उसके बाद हमने सुलेमान और किथर पारियों को देखा, जो आपकी पहाड़ियां पाकिस्तान में है, हमने उनको देखा, जहां पर आपका गेहूं और जौ की फसल की सबसे पहले खेती की गई। आरंभिक लोगों के गांव कहाँ बने, तो हमने देखा गारो और मध्य भाग में विंध्याचल पहाड़ियां, यहाँ पर सबसे पहले भेड़ बकरी गाय को पालतू करना शुरू करा। तो सबसे पहले आप दो जगह आपको देखना, गारो देखनी है और गारो के साथ साथ आपको क्या देखना है, विंध्या पहाड़ी देखना है। तो सबसे पहले आप गारो की पहाड़ियों को देखोगे तो ये है गारो खासो जयंतियां, बेसिकली मेघालय में पड़ती हैं गारो पहाड़ियां। क्लियर है, यहाँ आपको गारो पहाड़ियां दिखाई देंगी। क्लियर है। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था विंध्या की। ठीक है, तो नर्मदा नदी घाटी के ये ऊपर पड़ती है विंध्या श्रेणी। तो यहाँ आपको सबसे पहले दिखा, ये स्थान ऐसे हैं जहां पर आपका पशुपालन जो हुआ आपका मानव ने आपका शुरू किया। क्लियर है, ये हमने इसमें आपका देख लिया। और यहीं से शायद एग्रीकल्चर का जो आपका विकास है, आपका डेवलपमेंट शुरू हुआ, चावल की खेती आपकी शुरू हो गई। इन सारी चीजों को हम लोगों ने आपका इसमें आपका देख लिया था। क्लियर है। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि मानचित्र में हमने जो आपकी सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदी झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, इन सबको देखा। और हमने देखा कि ये नदियां थी और इन्हीं के किनारे, इनके जो आपका सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उनके किनारे लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था, आरंभिक नगर बनने शुरू हुए थे। आरंभिक नगर मतलब इनिशियल जो आपकी सिटी बनी है मानव जीवन की, तो वो कहाँ थी, आपका सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास का रीजन था जहां पर ये सारी चीजें फली फूली थी। और कुछ चीजें आपके समुद्री तटवर्ती इलाकों में जो आपके नगर बने हैं वो उनसे काफी बाद के हैं, ये 2500 साल पूर्व के हैं। और ये कितनी है, 4700 साल पहले। तो इनको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाया। और यही देखा हमने कि एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज्य था जिसको हम कहते हैं मगध, और मगध में आप सब जानते हैं और पद्मानंद। और उसी के बाद आपका मौर्य साम्राज्य यहाँ पर आया, अशोक और चंद्रगुप्त जैसे मौर्य शासकों ने भारत पर और विश्व में बहुत बड़े क्षेत्र पर वो आपका शासन किया। तो इतना मैं आपको समझा चुका था और आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो एक बार छोटा सा मानचित्र हम लोग आपका देख लेते हैं। ये रही गंगा नदी और ये रही सोन नदी, दोनों का आप लोग अगर गौर करके देखोगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपका दिखाई देगी। इन्हीं के बीच में था आपका मगध।
जो बाद में आपका मौर्य साम्राज्य बन गया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग आपका यहाँ तक ही अपना कंटिन्यू करेंगे। शेष जितना बचा है बच्चों, उसको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा भी दूंगा कि भारत का नाम कैसे आपका इंडिया पड़ा, पांडुलिपि क्या होती है, कैसे लिखा होती है, भोजपत्र पर कैसे लिखते हैं, ये पाली भाषा है, प्राकृत है या आपकी संस्कृत है, इसके विषय में भी हम लोग आपका देख लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए कुछ इस प्रकार के मृत भांड जो है हमको खुदाई के दौरान मिले हैं, इन्हीं से हम लोग बहुत सारी चीजों का पता लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन बच्चों ने आपका, जिन स्कूल ने आपका जुड़कर पढ़ा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार भी सब बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।